was asked in GATE 2021 on industrial engineering subject. बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे, ईओक्यू पे। जो मॉडल दे रखा था उन्होंने साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वाला मॉडल दे रखा था। उसका ईओक्यू का सिर्फ फॉर्मूला पुट करना था, आंसर फाइंड करना था, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज 30,000 बेरिंग। अब ये डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रखी है 30,000 बेरिंग्स, राइट। डेली का मतलब ये प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रखी है, P इज इक्वल टू डेली हम बना रहे हैं 30,000 बेरिंग्स। बेरिंग को हम, मैं यहाँ पे यूनिट्स लिख रहा हूँ, बेरिंग्स पर डे, एक दिन में इतना बेरिंग बन रहा है यहाँ पे, राइट। द डेली डिमांड ऑफ द बेरिंग इज 15,000। अब डेली डिमांड कितना है, मतलब जितना डिमांड होगा उतना कंज्यूम होगा, कंज्यूम है इसलिए तो डिमांड है, राइट। तो डेली डिमांड कितना है, दैट इज स्मॉल डी। डेली डिमांड इज 15,000 बेरिंग, दैट इज यूनिट्स पर डे। तो अगर मुझे एनुअल डिमांड निकालना है, एक दिन में इतना डिमांड है, तो एनुअल डिमांड को यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इन द ईयर मल्टीप्लाई करना होगा। देखते हैं आगे चल के, क्योंकि एक ईयर में कितने दिन होंगे ये बताया होगा नीचे, नहीं होगा तो 365 लेंगे, अगर बताया होगा तो वही लेना है हमें, राइट। द होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर ऑफ कीपिंग अ बेरिंग इन इन्वेंट्री इज ₹20। अब ये क्या दे रखा है दोस्तों, द होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर, एक साल के लिए एक बेरिंग को होल्ड करने के लिए कितना रुपये लगेगा, राइट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इसका मतलब ये CH दे रखा है, CH दैट इज ₹20 पर बेरिंग पर ईयर। इसका मतलब पर बेरिंग का मतलब पर यूनिट पर ईयर, राइट। ये कॉस्ट दे रखी है उन्होंने, एक बेरिंग को एक साल के लिए होल्ड करने के लिए इतना इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट लग जाएगा, राइट। उसके बाद द सेटअप कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बैच इज ₹1800। तो प्रोडक्शन बैच की सेटअप कॉस्ट कितनी है, पर सेटअप 1800 रुपये देने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे सेटअप कॉस्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं CO से, CO ₹1800 पर सेटअप, इतनी सेटअप कॉस्ट है, राइट। एज्यूमिंग 300 वर्किंग डेज इन अ ईयर, तो एक साल का मतलब क्या है यहाँ पे, 1 ईयर का मतलब 300 वर्किंग डेज, 300 डेज मतलब 300 दिन ही काम चलेगा, बाकी 65 डेज उनको छुट्टी है। तो यहाँ पे 300 डेज का ही ईयर लेना है आपको। आप खुद की मत सोचो, खुद का 365 मत लो, राइट। बाकी 65 डेज के लिए कंपनी बंद है, तो 300 डेज ही लेना है एक साल में। एज्यूमिंग 300 वर्किंग डेज इन अ ईयर, द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इन नंबर ऑफ बेरिंग्स इज डैश डैश, राइट। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इसी को हम इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी भी बोलते थे या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते थे। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी या इकोनॉमिक EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या क्यू स्टार। अब इसका फॉर्मूला क्या था, इसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, ये फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल D CO डिवाइड बाय CH इंटू P डिवाइड बाय P माइनस स्मॉल d, ये था फॉर्मूला। अब यहाँ पे कैपिटल D क्या है, ईयरली कंजम्पशन है, ईयरली डिमांड कितनी है, राइट। पर डे 15,000 की डिमांड है, तो एक साल में डिमांड कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे कैपिटल D क्या बनेगा, पर डे इतनी स्मॉल d की डिमांड है, लेकिन एक साल में डेज कितने हैं 300, तो यहाँ पे 300 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ईयरली डिमांड हो गई, 15,000, 15,000 इंटू 300, राइट। ये होगी यूनिट्स पर ईयर, राइट। दिस विल बी द केस, क्योंकि यहाँ पे हम जो होल्डिंग कॉस्ट है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, वो ₹20 पर यूनिट पर ईयर रख रहे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एनुअल डिमांड रखनी होगी, राइट। बस इतना ही है। अब P को एनुअली रखो या डेली रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन P को अगर आपने डेली रखा तो यहाँ पे छोटा d जो है उसको भी डेली रखना होगा। अगर P को आपने ईयरली ले लिया तो D को भी ईयरली लेना होगा, सेम यूनिट का रेशियो होगा, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे इन्वेंट्री सॉरी जो क्यू स्टार आएगा, दैट इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आएगी, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू कैपिटल D कितना है 15,000 इंटू 300, C नॉट कितना है, C नॉट का मतलब क्या है, कॉस्ट पर सेटअप, C नॉट इज कॉस्ट पर सेटअप ₹1800 डिवाइड बाय CH कितना है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर ₹20, राइट। इंटू ये अंडर रूट में ही होगा, P था 30,000 डिवाइड बाय P था 30,000
माइनस डिमांड, डेली डिमांड थी 15,000, डेली डिमांड थी 15,000। बस यहाँ पे सारी वैल्यू अब दोस्तों यहाँ पे लिखी है। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आपको, सारी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करो या जो वर्चुअल कैलकुलेटर होगा वहां पे पुट करनी थी गेट में, आपको आंसर निकालना था। तो आपको जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आएगी वो क्यू स्टार इज इक्वल टू 40249.22, ये आंसर चला आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या टाइप करना है, 40,249.22 क्वांटिटी और बेरिंग्स, राइट। ये इतना नंबर टाइप करना है जिससे कि आपको पूरे 2 मार्क मिलेंगे। Thank you dear students. In next lecture we will see one more numerical on industrial engineering subject which was asked in GATE 2021. This question was asked in GATE 2021 in set 2 for 1 mark. Means this is the latest question. इसी साल ये क्वेश्चन आया था सेट 2 में। क्वेश्चन था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सीपीएम PERT टॉपिक पे। लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ PERT नेटवर्क हैज 9 एक्टिविटीज ऑन इट्स क्रिटिकल पाथ। तो यहाँ पे एक PERT नेटवर्क दे रखा है, उस PERT नेटवर्क पे 9 एक्टिविटी, क्रिटिकल पाथ पे टोटल 9 एक्टिविटी है। दिस इज मेंशन अगेन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच एक्टिविटी ऑन द क्रिटिकल पाथ इज 3। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि जो क्रिटिकल पाथ पे 9 एक्टिविटी है उन सारी एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। तो जो क्रिटिकल पाथ पे पहली एक्टिविटी होगी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 होगा, दूसरी एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2 होगा, जो कि बराबर है, उन्होंने बोल दिया सारी की सारी 9 एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, therefore sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma 3 is equal to sigma 4 is equal to so on is equal to sigma 9। मतलब 9 एक्टिविटी है तो 9 सिग्मा आएंगे is equal to 3। For each and every activity on the critical path, the standard deviation is given 3. Then the standard deviation of critical path is. Now here the question is to find standard deviation of critical path, right? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका मतलब ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आपका चॉइस सही होगा देन यू विल गेट फुल मार्क्स, एंड अगर आपका अटेम्प्ट या चॉइस गलत होगा तो आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग मिलेगी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो उन्होंने पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं हम? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ के सारे वेरिएंस आपको निकालने पड़ेंगे, एंड वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इज अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्रिटिकल पाथ पे 9 एक्टिविटी है तो इन सारी 9 एक्टिविटी का वेरिएंस निकालना होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जैसे कि वेरिएंस ऑफ एनी एक्टिविटी, लेट अस से वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एक्टिविटी, वेरिएंस ऑफ सेकंड एक्टिविटी, वेरिएंस ऑफ थर्ड एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी का वेरिएंस सेम रहेगा क्योंकि उनका स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आएगा, तो ये कितना आएगा 9। तो ऐसे अपने पास कितने वेरिएंस है? वेरिएंस 1 इज इक्वल टू वेरिएंस 2 इज इक्वल टू सो ऑन इज इक्वल टू वेरिएंस 9। टोटल 9 एक्टिविटी है ना, तो 9 वेरिएंस आएंगे और सारे के सारे वेरिएंस कितने हैं? इज इक्वल टू 9, राइट। नाउ वंस यू कैलकुलेट ऑल द वेरिएंस, सो लेट अस फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। अब सिंपल है क्वेश्चन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ निकालना है तो अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ, तो सारे वेरिएंस की समेशन करनी है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? वेरिएंस 1 प्लस वेरिएंस 2 प्लस सो ऑन प्लस वेरिएंस 9, सारे वेरिएंस की समेशन, राइट, अंडर रूट में आएगा। तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सारे वेरिएंस की वैल्यू कितनी है? तो 9 है, तो लेट अस पुट हियर देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा, राइट, क्योंकि 9 वेरिएंस है ना, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस ये 9 टाइम्स आएगा। देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जैसे कि ये 9 टाइम्स है तो 9 इंटू 9 विच इज नथिंग बट 9, राइट। अंडर रूट, अब इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो आंसर आएगा 9। देयरफॉर हियर माय डियर स्टूडेंट्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ वी गॉट is equal to 9, right? So look at the options. If I look at the option, I will find that option C is a correct choice.
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सी सही होगा, तो आपको जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वहां पे आपको ऑप्शन सी को टिक करना है। अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया तो आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा इस क्वेश्चन का। अगर आपने किसी भी अदर ऑप्शन को टिक किया होता तो आपको निगेटिव मार्क मिलते। नेगेटिव मार्किंग इज -1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। Thank you, dear students. In next lecture, we will see one more numerical on industrial engineering, which was asked in latest GATE, that is GATE 2021, on production engineering subject. तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखो बहुत लेंदी सा क्वेश्चन है, बहुत सारा डाटा दे रखा है। अब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही बच्चा थक जाता है और क्वेश्चन को छोड़ देता है, जाने तो छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसा समझता है। लेकिन क्वेश्चन सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा होता नहीं है इसमें, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंदी होने के कारण आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्ड नहीं हो पाता है। अब मैं जब बताऊंगा तब भी देखो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्ड नहीं होगा पूरे क्वेश्चन तक, राइट। नाउ हियर ट्राई टू मेंटेन योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल। नाउ हियर द क्वेश्चन इज अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस एम, तो एम की वैल्यू आई कहां से कहां तक है, 1 to m है, राइट। फैक्ट्री प्रोड्यूसेस एम प्रोडक्ट्स। अब फैक्ट्री ने कितने प्रोडक्ट बनाए, एम प्रोडक्ट्स, एम प्रोडक्ट्स, एम क्या है, प्रोडक्ट्स, कितने, आई से लेकर एम तक। ईच ऑफ विच रिक्वायर्स प्रोड्यूसिंग ऑन एन वर्क स्टेशन। आपके पास कितने वर्क स्टेशन है, एन है, एन वर्क स्टेशन है आपके पास, राइट। अब एन की वैल्यू कितनी है, जे। अब वर्क स्टेशन को जे से रिप्रेजेंट किया, राइट। इसको प्रोडक्ट को आई से रिप्रेजेंट किया, आई 1 से लेकर एम तक, जे 1 से लेकर एम तक, राइट। लेट aij be the amount of processing time that 1 unit of the ith product requires on the jth workstation। j का मतलब वर्क स्टेशन है, i का मतलब प्रोडक्ट है ना, i प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट क्या है, i stands from 1 to m, राइट। एंड j को हमने, j is nothing but n, j stands from 1 to n, वो वर्क स्टेशन है। अब aij क्या बताया उन्होंने, aij को बताया उन्होंने टाइम है, राइट। aij एक टाइम है, कौन सा टाइम है, aij इज अ टाइम, राइट। aij विद द अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम है दैट 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स ऑन द जे वर्क स्टेशन। मतलब एक प्रोडक्ट को इस वर्क स्टेशन पे कितना टाइम चाहिए होगा, aij। लेट द रिवेन्यू फ्रॉम सेलिंग 1 यूनिट ऑफ ith प्रोडक्ट RI। अब RI क्या है, कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया वो सेल करके कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ, तो रिवेन्यू जनरेट होने का मतलब सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं है, तो RI होगा सेलिंग प्राइस। आपने 1 यूनिट सेल करने के बाद आपका कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ, आपको कितना रुपए मिलेगा, जितने रुपए में आपने सेल किया, तो RI क्या होगा, सेलिंग प्राइस। एंड HI बी द होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम पीरियड फॉर ith पीरियड। अब HI क्या है, होल्डिंग कॉस्ट है, एक कंपोनेंट को आपको होल्ड करने के लिए पर्टिकुलर पीरियड के लिए कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, तो HI होल्डिंग कॉस्ट होगी इसकी, HI विल बी होल्डिंग कॉस्ट, राइट। क्वेश्चन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो, मैंने बताया था पहले ही, कॉन्सेंट्रेशन लेवल टूट जाता है, राइट। HI बी द होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम पीरियड फॉर द ith पीरियड। द प्लानिंग हॉरिजन कंसिस्ट ऑफ T, टाइम पीरियड। अब T क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम कहां से कहां तक है, 1 से लेकर कैपिटल T तक, राइट। T क्या है, कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड, क्या है, टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड कहां से कहां तक है, 1 से लेकर कैपिटल T तक, राइट। देन द मिनिमम डिमांड दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड इन द टाइम पीरियड T इज DIT। अब DIT क्या है, इतनी डिमांड सेटिस्फाई होनी चाहिए, DIT। I क्या है, प्रोडक्ट है, I क्या है, प्रोडक्ट है, T क्या है, टाइम है। यहाँ पे T को लिखा था स्मॉल t से, ये T क्या है, स्मॉल t इज इक्वल टू 1 से लेकर कैपिटल T तक, राइट, 1 से लेकर कैपिटल T तक यहाँ पे लिखा था, राइट। तो यहाँ पे DIT, D क्या है, डिमांड, I क्या है, प्रोडक्ट, T क्या है, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, क्या, द मिनिमम डिमांड दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड इन टाइम पीरियड T इज, राइट। तो इतने प्रोडक्ट होने चाहिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। एंड द कैपेसिटी ऑफ jth वर्क स्टेशन इन टाइम पीरियड इज T इज Cij। अब वर्क स्टेशन जो है DIT, ये था डिमांड, DIT था डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन टाइम T, राइट।
अब सीजेटी, जे मतलब वर्क स्टेशन, जे मतलब वर्क स्टेशन। अब उस वर्क स्टेशन की टाइम टी में कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ वर्क स्टेशन इन टाइम टी, राइट। कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ वर्क स्टेशन इन टाइम टी, इन टाइम टी, इसी को हमने बोल दिया सीजेटी। मतलब वर्क स्टेशन टाइम टी में सी कंपोनेंट बना सकता है, लेकिन हमें डिमांड है टी कंपोनेंट की। इस तरीके से समझ सकते हो आप। उसके बाद कंसिडर अ एग्रीगेट प्लानिंग फॉर्मुलेशन बिलो विच डिसीजन वेरिएबल एसआईटी। डिसीजन वेरिएबल एसआईटी दे रखा है, तो एसआईटी क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आई सोल्ड इन टाइम पीरियड टी। अब टाइम पीरियड टी में कितने प्रोडक्ट सोल्ड हो गए उसको हमने बोल दिया एसआईटी। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस मिलना चाहिए हमें लिखने के लिए, राइट। अब क्वेश्चन को लिखते चलेंगे हम। अब एसआईटी क्या है, एसआईटी, एसआईटी क्या बोला है उन्होंने, एसआईटी इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आई सोल्ड इन टाइम पीरियड टी। अब कितने प्रोडक्ट सोल्ड हो गए टाइम टी में, इसी को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, नंबर ऑफ प्रोडक्ट sold in time t, right, in time period t. Then after that read the statement, xit is amount of product I manufactured in time period t। अब कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप xit टाइम पीरियड में, तो टाइम पीरियड टी में आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर मतलब प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड or produced in time t, then and IIT amount of product I held in inventory at the end of time period। अब इतने प्रोडक्ट, IIT का मतलब इतने प्रोडक्ट इन्वेंट्री में हेल्ड किए फॉर टाइम टी, राइट। तो I small IIT is nothing but number of product I, number of product स्मॉल I, इतने प्रोडक्ट, स्मॉल आई क्या था, प्रोडक्ट थे, राइट। नंबर ऑफ प्रोडक्ट स्मॉल आई होल्ड इन इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ पीरियड, होल्ड इन इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ पीरियड टाइम टी, एट द एंड ऑफ पीरियड टाइम टी, ये हो गया, राइट। नाउ देन मैक्सिमाइज summation t tends to time tends to 1 to t and number of products tends to 1 to m, RISIT, RI क्या था, RI क्या था, सेलिंग प्राइस, SIT क्या थी, SIT क्या थी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, राइट। सेलिंग प्राइस, एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस RI, कितने प्रोडक्ट सेल किए SIT, तो दोनों का प्रोडक्ट मतलब टोटल रिवेन्यू, राइट। माइनस HI IIT, HI क्या था अपना, HI था, हियर इट इज रिटर्न माय डियर स्टूडेंट, HI इज होल्डिंग कॉस्ट एंड IIT का मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होल्ड। तो ये क्या है दोस्तों, इतना आपको रिवेन्यू जनरेट हुआ था RI इंटू SIT, एक प्रोडक्ट सेल करके आपको RI अमाउंट मिलने वाली है, ऐसे आपने SIT प्रोडक्ट सेल किए तो ये इतना अमाउंट आपको मिलेगा। तो कुछ तो प्रोडक्ट आप होल्ड भी कर रहे हैं, उस पे भी तो आपको अमाउंट देना पड़ेगा। तो HI क्या था, होल्डिंग कॉस्ट, एंड IIT आपने इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट होल्ड किए थे, तो ये अमाउंट सब्सट्रैक्ट होगा, सब्जेक्टेड टू, राइट, सब्जेक्टेड टू SIT मोर देन इक्वल टू DIT। SIT क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड मोर देन इक्वल टू DIT, मतलब डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एट द टाइम, मतलब आपका जो सेल है वो डिमांड से ज्यादा है, सब्जेक्टेड टू। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इज मोर देन इक्वल टू डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन द टाइम टी, राइट। आपके सेल ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिमांड, राइट। देन कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, यहाँ पे आपको कैपेसिटी कंस्ट्रेंट फॉर्म करना है, इन्वेंट्री बैलेंस कंस्ट्रेंट फॉर्म करना है, राइट। एंड XIT SIT IIT ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सब कुछ दे रखा है, सारी वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब कैपेसिटी कंस्ट्रेंट फॉर्म करना है आपको दोस्तों, राइट। तो पहले हम कैपेसिटी कंस्ट्रेंट को फॉर्म करेंगे, ये जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट बोल रहा है यहाँ पे इक्वेशन, इसको फॉर्म करेंगे। तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट क्या आएगा, आपके पास टाइम कितना है AIJ, राइट। अब उसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं XIT, राइट। तो इन टाइम टी, आप इतने टाइम टी में आप इतने कंपोनेंट फॉर्म कर सकते हो, तो टोटल टाइम में इस टोटल टाइम से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो आप टोटल कंपोनेंट कितने बना सकते हो, AIJ इंटू XIT, राइट। XIT का मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट
प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर्ड इन टाइम टी, एंड आपके पास टाइम था AIJ, तो टोटल टाइम से इसको मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके बन गए इतने, राइट। और उसके बाद आपका आपका CIJ क्या था, CJT क्या था, कैपेसिटी ऑफ वर्क स्टेशन इन टाइम टी। अब देखो दोस्तों, ये क्या है, वर्क स्टेशन की कैपेसिटी से ये कम ही होना चाहिए। आपका जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन टाइम टी इंटू टोटल टाइम, इतना आपका टोटल प्रोडक्शन है, लेकिन आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी थी, CJT थी। तो आपका टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम ही होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो ये बन गया लेस देन और इक्वल टू CJT, ये बन गया लेस देन और इक्वल टू CJT। अब उसके बाद इन्वेंट्री कंस्ट्रेंट, सेकंड कंस्ट्रेंट की तरफ चलते हैं हम। इन्वेंट्री कंस्ट्रेंट, आपको इन्वेंट्री कंस्ट्रेंट फॉर्म करना है, राइट। अब इन्वेंट्री कंस्ट्रेंट को देखो, आपका IIT क्या था, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आई होल्ड इन द इन्वेंट्री एट टाइम टी, राइट। अब दोस्तों ये जो IIT होगा आपका, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आई होल्ड इन इन्वेंट्री एट टाइम टी, ये इक्वल टू होना चाहिए इससे पहले के टाइम में, दैट इज IIT माइनस 1, राइट। मतलब इसके पहले के टाइम में प्लस प्लस XIT प्लस यहाँ पे XIT क्या होगा, XIT होगा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस। पहले आपके पास इन्वेंट्री इतनी थी, एक टाइम पहले IIT माइनस 1 इतनी इन्वेंट्री थी, उसके बाद आपने XIT प्रोडक्ट नए बना दिए, राइट। लेकिन उसके साथ साथ आपने सोल्ड आउट भी किए ना, कुछ प्रोडक्ट सोल्ड आउट भी किए। मतलब पहले टाइम में आपके पास इन्वेंट्री थी, थोड़ा समझने की कोशिश करो, बिफोर सम टाइम आपके पास इन्वेंट्री थी IIT माइनस 1 इतनी इन्वेंट्री थी। उसके बाद आपने बनाए XIT, लेकिन आपने सोल्ड आउट भी किए हैं SIT, तो इन दोनों का डिफरेंस न्यू इन्वेंट्री जनरेट हुई कि नहीं, इतने बनाए इतने सोल्ड आउट किए, इन दोनों का डिफरेंस न्यू इन्वेंट्री जनरेट हुई, और पहले से आपके पास कुछ इन्वेंट्री थी। अब इन दोनों का एडिशन अभी की इन्वेंट्री, दैट इज IIT, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस SIT आएगा, राइट। ये बेसिक सा आपको फंडा लॉजिक लगाना था और इसका आंसर बताना था। तो क्या आएगा, AIJ XIT लेस देन और इक्वल टू CJCT। तो देखो ऑप्शन देखो, AIJ XIT लेस देन और इक्वल टू CJCT। अब ये ऑप्शन बी को थोड़ा सा देख लो, ये तो मैच कर रहा है, ये वाला तो ऑप्शन मैच कर रहा है जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। इन्वेंट्री कंस्ट्रेंट देखो, IIT इज इक्वल टू IIT माइनस 1 प्लस XIT प्लस माइनस SIT, बस ये भी मैच कर रहा है, ये वाला भी कंस्ट्रेंट मैच कर रहा है, राइट। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर बी। Thank you dear students. In next lecture we will see one more numerical on industrial engineering subject which was asked in GATE 2021. Industrial engineering which was asked in GATE 2021. Basically this question was asked on forecasting topic. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर फाइंड करना था। तो क्वेश्चन इज द डिमांड एंड फोरकास्ट ऑफ एन आइटम फॉर 5 मंथ आर गिवन इन द टेबल। अब देखो टेबल अगर ढंग से देखो तो आपको मंथ दे रखे हैं, कितने मंथ है, 1 2 3 4 5 मंथ दे रखे हैं। डिमांड को है हम लिखते थे DI, फोरकास्ट को हम FI से लिखते थे, राइट। तो DI एंड FI की सारी डिमांड एंड फोरकास्ट की सारी वैल्यू दे रखी है, राइट। द मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर इन द फोरकास्ट इज डैश डैश परसेंट, राउंड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है आपको, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, राइट, परसेंटेज में फाइंड करना है। तो दोस्तों हमने देखा था मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, इट विल बी MAPE। तो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन नंबर ऑफ डाटा समेशन ऑफ मॉड ऑफ DI माइनस FI डिवाइड बाय DI इंटू 100, ये फॉर्मूला था। अब ये DI माइनस FI, डिमांड माइनस फोरकास्ट, ये होता है एरर, राइट। डिमांड माइनस फोरकास्ट होता है एरर। तो पहले हमें सारे डिमांड माइनस फोरकास्ट निकालने पड़ेंगे, उसके बाद उनको DI इनिशियल डिमांड से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड मॉड का मतलब क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर को लेना या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेना। तो दोस्तों यहाँ पे अब इसी टेबल को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करने जा रहा हूँ, सेम टेबल को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे, राइट।
इसी टेबल में हम सारी वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि फिर से यही क्यों लिखना है, यही अपने पास टेबल है, तो बस इसी टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड करके सारी वैल्यू निकाल के रखेंगे यहाँ पर, यहीं पे, राइट। तो दोस्तों ये हो गया अपना टेबल, राइट, ये हो गया अपना टेबल। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, पहले कॉलम में हम निकालेंगे एरर। पहले कॉलम में क्या निकालेंगे हम? एरर। एरर क्या होता है? डिमांड माइनस फोरकास्ट। तो सारी डिमांड का एंड सारी फोरकास्ट का डिफरेंस फाइंड करना है हमें यहाँ पे, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, डिमांड माइनस फोरकास्ट, तो पहला एरर क्या आएगा? 225 माइनस 200, बराबर है ना, 225 माइनस 200। अब यहाँ से फिर से लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मैं रिजल्ट लिखूंगा। तो पहला एरर क्या आएगा? 25। दूसरा एरर क्या आएगा? 220 माइनस 240, तो ये आएगा -20। दूसरा एरर आएगा -20। तीसरा एरर 285 माइनस 300, तो ये आएगा -15, फिर से -15, राइट। देन 290 माइनस 270, ये आएगा 20, राइट। देन 250 माइनस 230, ये भी आएगा 20। तो ये बन गए सारे आपके एरर, राइट। अब उसके बाद क्या निकालना है आपको? DI माइनस FI डिवाइड बाई DI, मतलब एरर डिवाइड बाई DI। तो इसी एरर को डिमांड से डिवाइड करना है एंड उसका मॉड इंटू 100 करना है, इंटू 100 करके मॉड वैल्यू लेनी है। मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ, राइट। तो दोस्तों इस कॉलम में हम क्या निकालेंगे? इस सेकंड कॉलम में मॉड ऑफ DI माइनस FI डिवाइड बाई DI इंटू 100, ये वाला निकालेंगे, राइट। तो ये क्या होगा? DI माइनस FI। तो पहले का निकाल के दिखाता हूँ, पहले का निकाल के दिखाता हूँ, आगे का आप खुद से लिख सकते हो यहाँ पे, राइट। तो पहले का कैसे आएगा? मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ, DI जो EI होगा, ये EI, DI माइनस FI मतलब EI, राइट। ये सारी वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है सिर्फ। तो पहले का कैसे आएगा? 25 डिवाइड बाय, पहले का डिमांड कितना है? DI माइनस FI 25 है, डिमांड कितना है? 225, डिमांड है 225, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब शायद ये आता है 11.11, राइट। तो पहले का आ गया 11.11, तो यहाँ पे मैं पहले का लिख रहा हूँ 11.11। अब दूसरे का निकालना है तो मॉड में लेना है, तो DI माइनस FI पर फिर से +20 लेना है। अब दूसरे का 20 डिवाइड बाय, उसका डिमांड कितना था? 220, राइट। मॉड में लिया है, इसका मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है सिर्फ। तो इसका आता है 9.03 समथिंग। तो आप चेक करो इसको कितना आता है, शायद ये 9.9 आएगा, 9.9। तो यहाँ पे मैंने दूसरे का लिख लिया 9.09, सॉरी 9.09। अब वैसे ही तीसरे का निकालो, 15 डिवाइड बाय 285 इंटू 100, राइट, वो आएगा 5.26। वैसे ही तीसरे का निकालो, 20 डिवाइड बाय 290 इंटू 100, राइट, वो आएगा 6.896। एंड लास्ट का जो आएगा 20 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, तो ये आएगा 8%, राइट, 8%। तो ये आपने यहाँ पे DI माइनस FI डिवाइड बाय DI इंटू 100 सबकी समेशन, सबकी वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे सबका समेशन करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है? सबका समेशन करना है दोस्तों, राइट। यहाँ पे जो फॉर्मूला लेके रखा है हमने, जितने भी DI माइनस FI डिवाइड बाय DI है इंटू 100, इन सबका समेशन करना है एंड सारे 1 डिवाइड बाय 1/n लिखना है। n कितना है? कितना डाटा है अपने पास? 5 मंथ का डाटा है ना, तो n 5 है। तो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर आएगा 1/5, समेशन क्या आएगी? 11.11 प्लस 9.09 प्लस 5.26 प्लस 6.896 प्लस 8, राइट। अब अगर इसको सॉल्व करते हो आप, तो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर जैसे कि 100 से मल्टीप्लाई करके है, ये आंसर परसेंटेज में आएगा। दैट आंसर विल बी 8.07%, राइट, दिस विल बी योर आंसर। एंड जो गेट ने रेंज देके रखी थी, तो गेट में रेंज, जो गेट IIT ने रेंज देके रखी थी आपको, वो थी 6 to 10। 6 to 10 के बीच में कोई भी आंसर टाइप करोगे तो आपको सही आंसर ट्रीट किया जाएगा। तो आपका आंसर उसी रेंज में फॉल करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देन इफ यू टाइप हियर 8.07, you will get full 2 marks. Thank you dear students. In next lecture we will see one more numerical on this industrial engineering subject which was asked in GATE 2021.